तो वेलकम टू एफिनिटी डिजिटल। बच्चों आप सभी का स्वागत है एफिनिटी डिजिटल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनी स्टैटिक टेस्ट 5 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए, बिना देरी के स्टार्ट किया जाए और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। पहला जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल क्या दे रखा था, गिवन फिगर रिप्रेजेंट मटेरियल विच इज, ये बताना है कि मटेरियल से ये जो फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है ना, कौन सा मटेरियल होगा, पैरा फेरो या डाई होगा। तो देखिए डाई का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह दूर से क्रॉस करता है, उसके अंदर से क्रॉस नहीं कर पाता है, रिपल्सन होता है। तो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन पे चले जाइए। क्या हो लिखेंगे, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता उसका मतलब क्या होता कि ये जो सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर पैरा होता तो इस प्रकार से पास करता है। आई होप आपको क्लियर होगा, ऐसा क्रॉस करता है, ऐसा क्रॉस करता है पैरा के लिए, ठीक है। तो चलिए आपने देखा प्रॉब्लम 1 कंप्लीट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 अगेन मैग्नेटिज्म का एक सवाल है बच्चा। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच। तो देखिए क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों क्या टिक करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये वह टेम्परेचर होता है जहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों इसका एकदम करेक्ट है, आप चेक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर। बच्चों ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है ये किसके लिए लार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है ये स्मॉल होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एंड लार्ज, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा, कौन सा टिक करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। तो नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस एंड अर्थ ज्योग्राफिक एक्सिस इज अबाउट। तो देखिए बच्चों इस वाले केस में ऐसा कुछ बोल रखा है कि ये हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, ये हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है। तो आई होप आपने पढ़ा होगा 11.3 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन खोजेंगे तो क्या मिलेगा, बेस्ट ऑप्शन 11 डिग्री, इसको आप टिक कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए बच्चों। The strength of magnetic field at a distance r from an isolated magnetic poles of strength। देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये वाला आइसोलेटेड पोल है, इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, अगर ये r है तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है बच्चा लोग म्यू नॉट पोल स्ट्रेंथ अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये आंसर लिख दीजिएगा। अब इसको खोजिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों एकदम करेक्ट है। बाकी ऑप्शन चेक कीजिए, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा ऑप्शन नंबर 2। ना बच्चों फॉर परमानेंट मैग्नेट द मटेरियल शुड हैव। तो बच्चों अगर किसी को मैग्नेट बनाना है तो मटेरियल का नेचर कैसा होगा, तो मैग्नेट बनाने का मतलब है हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सो परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई कोर्सिविटी होना चाहिए और हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए। तो ये भी हाई होना चाहिए और ये भी हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। बोथ 1 एंड 3 हम लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 और 1 दोनों होगा बोथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है बच्चा लोग, टू सिमिलर पोल्स ऑफ 60 एम्पियर मीटर और 240 एम्पियर मीटर आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट अ पोजीशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। मतलब दो पोल्स दे रखा है और पूछा है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 होगा। तो बच्चा ऐसा कंसेप्ट डेवलप कर लीजिए, दो पोल दे रखा है तो यहाँ पे बनाएंगे पोल, ये M1 है ये M2 है और सेपरेशन यहाँ पे R दे रखा है। तो सेपरेशन आई होप दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर, मान लेंगे इस पॉइंट पर जो फील्ड है ये 0 है, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, x लिख दीजिएगा और ये वाला डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप,
12 माइनस एक्स यहाँ पे लिख दीजिए 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके वजह से इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये लॉजिक आपको लगाना है। तो लॉजिक यहाँ पर देखिए, तो इसका पोल स्ट्रेंथ दे रखा है 60 दे रखा है, 60 लिखेंगे। इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 240 दे रखा है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा होता है, म्यू नॉट होता है पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो चलिए अब देखिए, सो यहाँ पे हमने किया b1 इज इक्वल टू b2, तो 60 बाई एक्स स्क्वायर 240 12 माइनस, अब क्या करना है आपको स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा लोग क्या मिलेगा 4 सेंटीमीटर आएगा। ये जो x मिला क्या मिला, x यहाँ पे मिल गया हम लोगों को 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, जरा देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो बच्चों ये ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, सो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। तो 2 स्मॉल मैग्नेट ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है यहाँ पर 10 और दे रखा है ना 10 प्लेस्ड इन डाउन पोजीशन 0.1 मीटर अपार्ट फ्रॉम देयर सेंटर द फोर्स एक्टिंग। देखिए दो मैग्नेट दे रखा है, एकदम स्मॉल मैग्नेट मतलब स्मॉल डाइपोल है, इस प्रकार से स्मॉल डाइपोल रखा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस बच्चों दे रखा है 0.1 मीटर और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये बच्चों दे रखा है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। अब बच्चों ये पूछा है कि दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो देखिए अगर स्मॉल ये क्या हो गया, स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका फॉर्मूला तो कुछ अलग होता है, जस्ट लाइक स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला सीख लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तो स्मॉल डायपोल के लिए याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक डायपोल स्मॉल होता है तो फोर्स ऑफ इंटरक्शन बिटवीन टू डायपोल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बस आप देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या है। सो म्यू नॉट 4 पाई है 6 m1 m2 6 m1 m2 बाई r4, ये फॉर्मूला होता है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। तो बच्चों लिख दीजिए, सो म्यू नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यहाँ लिखेंगे, 4 पाई कैंसिल होगा। नाउ 6 यहाँ पे r दे रखा है 0.1 0.1 0.1 4 टाइम्स लिखिए और ये m1 m2 बराबर है कितना है 10, सॉल्व करने पे 0.6 न्यूटन हमको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे आप टिक कर दीजिए, आपने टिक किया होगा ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दे रखा है, बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 2.5 और रखा मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है बच्चों। तो पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री होगा और अगर एंटी पैरेलल करते हैं तो 180 डिग्री होगा, इसमें इसको घुमाने में वर्क कितना होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कौन सा बेस्ट फॉर्मूला होगा। तो देखिए यस फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू, बच्चा लोग फॉर्मूला आपको क्लास में सीखने को मिलेगा, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, थीटा 1 जो है आपका 0 डिग्री है और थीटा 2 क्या होगा बच्चा लोग 180 डिग्री है। तो बस यही करना था। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको वर्क डन क्या मिलेगा, ट्वाइस MB मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये M की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2.5 पुट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1 जूल देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 1 ये मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला, the true value of angle of deep, the true value of angle of deep at a place is 60 degree। किसी जगह पे angle of deep 60 डिग्री है बच्चों, the apparent deep in a plane inclined at an angle of 30 degree with magnetic meridian। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पूछा गया है कि अगर एक प्लेन है, देखिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये हो गया एक प्लेन हो गया, प्लेन का एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो क्या होगा इस प्लेन में एपरेंट डीप क्या होगा, क्या पूछा एपरेंट डीप क्या होगा, एपरेंट डीप खोजना है। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला बेस्ट लिखेंगे, तो यस फॉर्मूला ये अवेलेबल है, किसी भी प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन के बाद कोई दूसरा प्लेन में ये होता है एपरेंट डीप का फॉर्मूला। क्या लिखना है, tan डेल्टा, डेल्टा क्या एपरेंट डीप है इज इक्वल टू tan फाई, फाई क्या हो गया रियल डीप और cos अल्फा, मतलब अल्फा हो गया बच्चा कि मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पे प्लेन है, तो यहाँ अल्फा 30 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे tan 60 डिग्री 2 डीप और यहाँ पे किस एंगल पे है 30 डिग्री पे है, तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा tan इनवर्स 2
तो ऑप्शन नंबर पे चेक कीजिए, tan इनवर्स 2 मिल रहा है ना, tan इनवर्स 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे ये टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट आर प्लेस्ड म्यूचुअली एट राइट एंगल सच दैट द नॉर्थ पोल ऑफ वन टचेस द साउथ पोल ऑफ द अदर, द लेंथ एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच बार बाय लेंथ और एल एंड एम दे रखा है बच्चा। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए ऐसा एक फिगर ऐसा बना लीजिए, आराम से बना लीजिए, आप लोग को तो ये सब आपने सीखा होगा, एकदम आराम से ये ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ है और एक का साउथ है, नॉर्थ है साउथ है, तो बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, है ना, एकदम आइडेंटिकल है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या मिला फिगर में कि भाई दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है, एक यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, एक यहाँ पे है ऐसे, तो बच्चों ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट आपको ये लिख देना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सो एम आर रिजल्टेंट आप लिखना चाहेंगे, सो ट्वाइस ऑफ √2 m, है ना, √2 m लिख दीजिएगा। और ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो बेस्ट आंसर खोज लीजिएगा, बेस्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बेस्ट आंसर है, √2 ml होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चा। देखिए क्या दे रखा है, मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है। उसको उस पे कितना काम हुआ है, W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू, मतलब 60 डिग्री। पहले क्या है, पहले ऐसे दे रखा है कि मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, सेम है। उसके बाद क्या दे रखा है कि 60 डिग्री घुमाने में, इसको 60 डिग्री घुमाने में कितना वर्क इन्वॉल्व है, इसको घुमाने में वर्क इन्वॉल्व दे रखा है, W वर्क दे रखा है, W वर्क दे रखा है। तो बच्चों ये पूछा है इस पोजीशन में अगर इसको रखना है तो आपको कितना टॉर्क लगाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम वर्क निकाल लेंगे। सो 0 से 60 पे जाने में वर्क कितना हो जाएगा, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा, MB क्या लिखेंगे, 0 माइनस θ2, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे। देखिए बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, ये जो वर्क आता है ये आता है बच्चों MB/2 आता है, तो यहाँ से MB लिख दीजिएगा, कितना होगा ट्वाइस ऑफ W लिख दीजिएगा, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है MB sin θ होता है, MB sin θ, तो MB की जगह क्या लिखेंगे ट्वाइस W लिखिए, साइन 60 डिग्री लिख दीजिए, √3 कैंसिल कीजिए, सो √3W, तो आंसर क्या लिखेंगे, आप लोगों को इतना टॉर्क लगाने की जरूरत है, √3W। अब चेक करते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पे जाइए, इसको टिक कर दीजिए, √3W। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√, टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, द एंगल ऑफ डीप एट दिस पे। तो बड़ा सिंपल है, एंगल ऑफ डीप पूछा है तो बस यहां से लेंगे, एंगल ऑफ डीप इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बच्चों बस ये कर दीजिए, तो क्या दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना टाइम द वर्टिकल कंपोनेंट, बस सिंपल है, यहाँ पे जाइए लिख दीजिए 1/√2, और ये दे रखा है VV दे रखा है, कैंसिल कीजिए तो बच्चा √3 आ गया। तो अब बताइए कि ये जो √3 है कौन सा एंगल होगा, π/3 आ जाएगा। तो डेल्टा क्या होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री पे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री पे हम लोग इसको टिक कर देंगे, तो कौन सा होगा, यहाँ से दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट ऑप्शन दिखा है, π/3। आई होप आपको समझ में आ रहेगा ऑप्शन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्या दे रखा है, ए थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये कोई मैग्नेट है, इसको आपने सस्पेंड किया है, मैग्नेट है इस प्रकार से सस्पेंडेड है, तो इसका टाइम पीरियड T दे रखा है। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू B, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, हैविंग हाफ ऑफ द लेंथ इनिशियल, इसका मतलब देखिए यहां से ब्रेक करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे क्या होगा हाफ आ जाएगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना ये हाफ आ जाएगा,
यहाँ पे ये वाला होगा L/2 आ जाएगा। ठीक है, ये L/2 आएगा। तो आपको अब करना क्या है कि ये जो L/2 होगा इसका निकालना है बच्चों, इसका निकालना है कि इसका क्या होगा, न्यू टाइम पीरियड। अगर इसको पार्ट को हम सस्पेंड कर दे हैं तो न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व कर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा T = 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/bh। ठीक है, नाउ सेकंड केस में क्या लिखेंगे, 2 पाई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उसका लेंथ चेंज हो गया, मास भी चेंज होगा, आधा है ना। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखेंगे, चेंज करेंगे BH। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से होगा। देखिए अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो ये I' ये आ जाएगा। ना बच्चों इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mL²/12 होगा। ना न्यू क्या होगा, 1/12। चूंकि आधा आधा पार्ट में, दो पार्ट में बंटवारा किया है तो मास क्या आधा हो जाएगा, m/2 लिखे और लेंथ L/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/96 हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम I' को I में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। रेशियो क्या होता है, 1/8 हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ उस छोटे से सेगमेंट का हाफ लेंथ का क्या होगा, I/8 ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद क्या सीखना है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या असर होगा। क्योंकि लेंथ आधा हो गया है, लेंथ आधा हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चा, आधा हो जाएगा। तो ये रेशियो नोट कीजिए। अब ये दोनों जो वैल्यू है आपको इस पे पुट कर देना है, खाली इक्वेशन पे पुट कर देना है। सो पुट करने के बाद देखिए क्या जाता है, हाफ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन को वहां पे देख लीजिए कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक कीजिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने बनाया होगा ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, हाफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बच्चा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। यस, पूछा गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं सॉफ्ट आयरन से बनता है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन है। क्या मतलब बेस्ट रीजन क्या होगा, तो आंसर है सॉफ्ट आयरन का क्या होता है बच्चा, हाई परमिएबिलिटी होता है और रिटेंटिविटी लो होता है। तो बेस्ट आंसर इस पर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, हाई परमिएबिलिटी होता है और लो रिटेंटिविटी होता है, जिससे हम इसको बनाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यही शर्त होना चाहिए, हाई परमिएबिलिटी और लो रिटेंटिविटी। इसका मतलब क्या कि जब हम करंट को स्टॉप कर देंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म बचा है वो नहीं के बराबर बचा है, खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए आराम से रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर दैट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। देखिए तो ये बोल रखा है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज का इंडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि चार्ज होता है Q = चेंज इन फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें देखिए कि बेस्ट आंसर क्या है, इनिशियल फ्लक्स नहीं, रेट तो नहीं होगा, रेट मतलब dt होना चाहिए। तो बेस्ट आंसर क्या लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बेस्ट आंसर है। क्योंकि भाई यहां से आ गया समझ में ना, Q इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आंसर आपको टिक करना है, लगा देना। ठीक है, आई होप आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ए वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, मूव्स विद अ वेलोसिटी 300 मीटर पर मिनट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ द ईएमएफ कितना मिला, 2 वोल्ट मिला, तो बताइए फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो भाई इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में बच्चों क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलता है मोशनल में, बस फॉर्मूला लगाना सीख लीजिए। BVL होगा, सो B निकाल दीजिएगा, B क्या लिखेंगे, E/VL, बस ये आपको करना है। तो इसके जगह कितना वैल्यू दे रखा है, इसके जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है और लेंथ दे रखा है। तो हम लोग अब वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे तो बच्चों E = VBL, तो हमको ये निकालना है। तो E/, यहाँ पे आपको दिखने में प्रॉब्लम, ऐसे लिख दीजिए। नाउ लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में, मीटर में लिखिए 0.5। वेलोसिटी लिखना है क्या, मीटर पर सेकेंड में लिखना है, मिनट में दे रखा है, तो इसको कीजिए 5 आएगा। अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन पे, अगर वैल्यू पुट करते हैं बच्चा लोग, तो हमको रिजल्ट मिलता है 0.8 टेस्ला। क्या मिलता है, 0.8 टेस्ला मिलता है। तो चेक करेंगे कि बेस्ट आंसर कौन सा है, 0.8 टेस्ला। ऑप्शन नंबर 3 जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, मोशनल ईएमएफ इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, यस मोशनल ईएमएफ का वजह क्या है, तो पढ़ लीजिए, इनइक्वल ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट नहीं, इन ए सर्किट ड्यू टू द वेरिएशन इन नोन करंट नहीं, अक्रॉस द इंड, यस मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है अगर किसी रॉड को हम एक्सटर्नल फील्ड में मूव करवाते हैं तो दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ये वाला, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं बच्चों, देखो क्या दे रखा है, टू क्वेल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दो क्वेल है सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली और 8 मिली आर प्लेस सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन बोथ आर लिंक्ड विद द थर्ड, व्हाट इज द म्यूचुअल। देखिए दो क्वेल को इस प्रकार से रखा गया, क्वेल नंबर 1 और एक क्वेल नंबर 2, दोनों को ऐसे रखा गया ताकि दोनों का जो फ्लक्स है एक दूसरे से कंप्लीटली पास हो रहा है। इस केस में पूछा बच्चों कि क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो बच्चों क्या याद रखना है आपको फॉर्मूला, कि दोनों का फ्लक्स एक दूसरे से पास होता है, तो आप सिंपल बोलेंगे m इज इक्वल टू के रूट अंडर L1 L2। अब सारा फ्लक्स जाता है एक दूसरे से, सारा फ्लक्स पास होता है, इसका मतलब बच्चों k की जगह आपको लिखना है 1, k की जगह 1 लिख दीजिए और इसको निकाल लीजिएगा। आई होप आप निकाल लिए होंगे, L1 इंटू L2 कर दीजिए, ऐसा बना L1 इंटू L2। अच्छा अब L1 L2 क्या है, देखो बच्चा 2 इंटू 8 है ना, कर ले भाई 2 इंटू 8 कर लीजिए, तो बच्चों ये क्या आएगा 16 क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा 4 मिली हेनरी। चले जाइए 4, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा देखा, बेस्ट ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, 4 मिली हेनरी, टिक कर लीजिए। आई होप आप लोगों का आया होगा। चलो बस क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, an EMF of 100 millivolt is induced in a coil when the current in near another nearby coil becomes 10 ampere from 0 to 0.1 second. The coefficient of mutual induction between the coil. Again बच्चों कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा, म्यूचुअल वाला है तो क्या लिखेंगे, EMF सेकेंडरी में इज इक्वल टू फॉर्मूला दिखेगा माइनस m, आपको यही लिखना है, यही फॉर्मूला बेस्ट होगा, चेंज ऑफ करंट है ना, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो इतना ही में इसके जगह क्या लिखेंगे 100 मिली वोल्ट, आपको m निकालना है और ये चेंज करके क्या हो गया 10 माइनस 0, dt कितना दे रखा है 0.1, बस ये वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला वही होगा, EMF इंड्यूस इज इक्वल टू m इंटू di, मतलब dip/dt, तो यहाँ पे लिखेंगे है ना, जितना जो दे रखा है मिली वोल्ट, और यहाँ देखिए करंट 10 माइनस 0 और टाइम इतना, तो इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा बच्चों 1 मिली हेनरी मिलता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया है आपने तो 1 मिली हेनरी, तो बेस्ट ऑप्शन पर चाहिए, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मिली हेनरी जो है करेक्ट है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, तो फिर से देखिए क्या दे रखा है, मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट्स वर्टिकली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड एट एन एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कोई एक मेटल का कंडक्टर है, इस प्रकार से एक मेटल कंडक्टर है, इस एंड के अबाउट वह घूम रहा है। चलिए बेसिक करते हैं, है ना, ओमेगा है, इसका लेंथ है, फील्ड दे रखा है ऐसा, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के वजह से दे रखा है 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला, देन EMF डेवलप बिटवीन द टू एंड्स। देखिए इसमें EMF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा B ओमेगा L²/2, बस ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, हर एक चीज दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एंगुलर स्पीड 5 दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है 1 मीटर, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं और रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, हाफ इंटू BL², तो भाई मैग्नेटिक फील्ड पुट कर दीजिए, लेंथ है 1 ये पुट कीजिए, और ओमेगा दे रखा है 5 पुट कीजिए, तो बच्चों क्या मिलता है 50 माइक्रोवोल्ट मिलता है पुट करने के बाद। तो 50 माइक्रोवोल्ट हमको देखने को मिलेगा इस पर, 50 माइक्रो, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 50 माइक्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो बच्चों इसमें पूछा एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एडी करंट कब मिलता है, तो भाई जब किसी भी मेटल को हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मेटल में बल्क में हमको एडी करंट मिलता है। तो
तो बच्चा देख लीजिए, मेटल स्केप्ड, नहीं ये नहीं होगा। सर्कुलर कॉइल कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन यही नजर आ रहा है, मेटल स्केप्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा बेस्ट आंसर इसका। Now बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, a coil having n turns and resistance R ohm is connected with a galvanometer of resistance 4 R ohm. This combination is moved in a time t second from magnetic flux इतना to इतना way पर the induced current in the coil। बेहद देखिए कंसेप्ट सिखा रहे, तो बच्चों कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है इंड्यूस करंट। इंड्यूस जो करंट लिखेंगे वो लिखेंगे हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। क्या होगा? टोटल रेसिस्टेंस होगा, ऐसा लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है, इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है, और रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है। तो रेसिस्टेंस है कितना? R है, और गैल्वेनोमीटर के साथ उसको जोड़ दिया गया है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए जोड़ने से दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जोड़ने से टोटल आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 5 बार आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये 5 बार मिलेगा, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों ईएमएफ आप लिख देंगे, ईएमएफ का मतलब होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन्वॉल्व है ना, तो क्या लिखेंगे? देखिए फॉर्मूला एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब ये हो गया चेंज इन फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है? 5 2 माइनस 5 1, और टाइम लिखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टाइम लिखना है, ना कि ये लिखना है। तो यहाँ पे ये आएगा टाइम, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब सीरीज में लगा है, इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 बार आएगा। क्या आएगा? 5 बार, ठीक है। तो कितना करंट होगा? ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो कितना मिला हम लोगों को? ये मिला, इसको डिवाइड बाय 5। तो ये ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। चलो इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर जो 2 है ये दिख रहा है, लेकिन है ना, ये तो दिख तो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन नीचे में एन नहीं होगा, ऐसा लिख दीजिए, एन नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये हो गया चेंज इन फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एन टर्न्स के लिए, टाइम, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, करंट, ये होगा। एंड नीचे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की पारी है। देखिए क्या पूछा है, ए 100 मिली हेनरी इक्वल कैरियर करंट व्हाट एनर्जी स्टोर। देखो तो भाई एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू आप लिखेंगे हाफ एल आई स्क्वायर। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, एल का वैल्यू 100 मिली है, पुट कर दीजिए, करंट पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो पुट कर देते हैं हाफ 100 मिली, मिली जानते हैं ना बच्चा, मिली, और करंट कितना है? 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू -1, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻1। तो ये दिख रहा है, आ रहा होगा बच्चा लोग 0.05 जूल, ये एनर्जी होगा 0 पॉइंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, इस पे टिक कर दीजिएगा। आपने बनाया होगा कि 0.05 जूल जो है इसका बेस्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर विथ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। यस बच्चों देखिए गौर से देखिएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? पर सेंटीमीटर है। हालांकि हम लोग कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सीख लीजिए। सो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो आप कन्वर्ट करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। तो ये लिखना है आपको 10 इंटू 100, तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। आई होप क्लियर है। इसी तरह से दे रखा है 40 टर्न्स, देखिए यहाँ पे दे रखा है 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इसको भी लिखेंगे 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर को आप लिख दीजिए 4, ऐसे लिख दीजिएगा इतना, ठीक है। तो बच्चों पूछा है कि 2 कॉइल है ना, 2 सोलेनॉइड है,
तो दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट गो फॉर फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। यस, हमने आपको सिखाया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a1 इंटू l। देखिए n1 n2 होता है दोनों सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर सेकेंड सोलेनॉइड। और बच्चों A1 को बोलते हैं कॉमन एरिया, जो एरिया छोटा होगा छोटा सोलेनॉइड का एरिया लिखते हैं, और ये होता है कॉमन लेंथ होता है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, देखिए वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे पुट करना है और आपको क्या मिलेगा, 3 मिली हेनरी देखने को मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 3 मिली हेनरी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए सर्कल रिंग ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज ए रेसिस्टेंस, ठीक है। अब रिंग को घुमा दिया गया है परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना जो पोजीशन पर। देखिए रिंग ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा। इसका मतलब इस वाले केस में जो एरिया वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में होगा, थीटा 0 होगा और इसका फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर फिर से रिंग को पैरेलल टू द फील्ड रखते हैं, इसका मतलब पैरेलल टू द फील्ड आपको आ रहा होगा समझ में। अगर इसको हम फील्ड को पैरेलल रखेंगे मतलब दोनों सेम आ जाएगा, ऐसा रखते हैं पैरेलल मतलब ये कहानी। तो अगर पैरेलल टू द फील्ड रखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो फ्लक्स कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए तो बच्चों पूछा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द रिंग। चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फॉर्मूला देखिए, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला यहां से लिखना है बच्चों लोगों को। क्या लिखना है, Q इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो अब हमको चेंज इन फ्लक्स करना है। तो इनिशियल पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा 0 डिग्री, सो B इंटू ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए मीटर में, ये इतना मिलेगा। जब रिंग और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होगा प्लेन, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स की जगह आपको ये लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू देखने को मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स। नाउ रेसिस्टेंस दे रखा है, तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय आर, तो हमको ये वाला मिल जाएगा वैल्यू। कितना मिलता है, ट्वाइस पाई कूलम देखने को मिलता है इसको सॉल्व करने के बाद। ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एग्जैक्टली करेक्ट है, ट्वाइस पाई कूलम। तो आई होप आपको आया होगा समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए बच्चों क्या दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस फिगर से मालूम चला कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस, यस इसका एक रेडियस दे रखा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये एकदम ऐसे गिर रहा है, ऐसे वर्टिकल प्लेन ऐसे। क्यू एम एन क्यू, ये पोजीशन में बच्चों ये बताना है, इसका स्पीड दे रखा है, इसका स्पीड दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एम और क्यू के बीच में कितना होगा। तो देखो एक चीज बताओ कि अगर मान लीजिए अगर रॉड जो है, अगर ये कर्व आता है तो क्या करते हैं, इमेजिनरी रॉड बना लेते हैं, क्या करते हैं इमेजिनरी स्ट्रेट रॉड बनाते हैं। तो इसका लेंथ मेजर करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा, बी वेलोसिटी। नाउ इमेजिनरी रॉड का लेंथ ये वाला, तो कितना होगा, ट्वाइस आर। तो ये मिल गया, एक की तरफ क्या है एम, एक तरफ क्यू है। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में कि अगर इमेजिनरी लेंथ बनाया जाता है, लेंथ वेक्टर बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं, एक लेंथ वेक्टर हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, BVL है, तो L की जगह क्या होगा, ट्वाइस आर लिख दीजिएगा, टोटल लेंथ, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियस बात है कि ये तो नीचे आ रहा है, ये सिस्टम नीचे आ रहा है, फील्ड ऐसे है, तो भाई कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, तो राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिएगा, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी नीचे है। तो देखिए सेंटर फिंगर क्यू की तरफ गया है, तो आंसर क्या होगा, जो क्यू होगा ये वाला होगा हायर पोटेंशियल, ये वाला होगा लोअर पोटेंशियल। अब इसमें तो बेस्ट आंसर खोज लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है बच्चा, ट्वाइस आर BV और क्यू क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो क्यू बच्चों हमको मिला हायर पोटेंशियल। तो चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे फोकस करते हैं। ए यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस रीजन में एक फील्ड तो यूनिफॉर्म है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस रीजन में है, इसका रेडियस ए दे रखा है, इनटू द फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम
देखिए बच्चों, पूछा है कि यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पे आपको इंड्यूस फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। सो कितना मिलता है, इसका फॉर्मूला है बच्चा लोग। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये लिख दीजिए, कितना सिंपल है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यहां से इमेजिनरी लाइंस ऐसे बना दीजिए, लेट सपोज। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज हो रहे फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, अपोज करता है। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो चलो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, या तो ये टेंजेंट ऐसे होगा और नहीं तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और यहाँ पे क्या होगा, डीएल फैक्टर। तो दोनों के बीच कितना एंगल बन गया बच्चा लोग, 0 डिग्री हमको मिला है। तो यहाँ से आप लिख देंगे E इंटू 2 पाई, यस डिस्टेंस है R लिख दीजिए, इज इक्वल टू। अब बच्चों हमको फ्लक्स देखना है कि ये वाला जो लूप है इससे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, d∅dt। तो ये तो सिंपल कहानी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस d/dt। मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड करता है, तो भाई इसको तो हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। एरिया देखिए, अब एरिया किसका लेना होता है, तो आंसर है एरिया लेंगे वहां तक लेंगे जहां तक फील्ड अवेलेबल है। तो बच्चा क्या लिखेंगे, पाई a² और जानते हैं cos 0 डिग्री कर दीजिए। तो बच्चों ये फॉर्मूला मिलने वाला है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू 2 πr इज इक्वल टू माइनस पाई a² फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा लिख दीजिए, पाई पाई कैंसिल कीजिए। तो बच्चा आंसर क्या लिखेंगे, अगर इस मोड में मेरे को लिखना होगा a² और नीचे में 2r dB/dt। तो ये यहाँ पर आंसर ऐसा कुछ हमको नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमको रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है कि इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच। तो बच्चों क्या मिला, देखिए एकदम सिंपल आंसर मिला, इनवर्सली मिला, इनवर्सली। तो इनवर्सली चलिए, तो बेस्ट आंसर डिक्रीजेस एज यस। तो गो फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही बता रहा है भाई, इनवर्सली टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम था नीट में आ चुका है इस तरह का, 1-2 सवाल देख लीजिएगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है कि यहाँ पे दो कॉइल को अलग अलग तरीके से रखा गया है, आपको बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कब सबसे ज्यादा होता है। तो कंसेप्ट क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होने के लिए कंसेप्ट है कि प्राइमरी का ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी से पास होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि प्राइमरी का ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी से पास होना चाहिए। नाउ देख लीजिए क्या लगता है, इसमें तो होगा नहीं भाई, इसमें तो कुछ होगा नहीं, इसमें कुछ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इस वाले पोजीशन में दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा इस वाले पोजीशन में। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बी ये है बच्चा और सी ये ऐसा पोजीशन है ना, ABC। तो मैक्सिमम इन द सिचुएशन ए पे जाना है आपको, है ना। इस वाले केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये प्राइमरी है तो इसका सबसे ज्यादा इससे फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। मैक्सिमम इन सिचुएशन ए कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 30 पे आते हैं। देखिए एक फिगर दे रखा है, सर्टेन वायर सेगमेंट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कोप्लानर। ठीक है, कोप्लानर लूप है, द लूप इज प्लेस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, इस प्रकार से है, प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, और बच्चों ये दे रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। नाउ इंक्रीज हो रहा है ऐसा लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंक्रीज विद टाइम दे रखा है। और बच्चों करंट दे रखा है कि सेगमेंट में करंट है, किसमें, AB और C। देखिए ये AB है ना, और ये CD है, बाहर वाला CD है, इसमें करंट I1 I2 दे रखा है। तो अब हमको इसमें से बेस्ट ऑप्शन खोजना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा, उसके हिसाब से अगर किसी भी सर्किट का फ्लक्स चेंज होता है तो वह उसको अपोज करता है विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस करंट। चूंकि दो लूप है यहाँ पर, एक साथ में दो लूप कनेक्टेड है, तो क्या होगा, जो आउटर लूप है, जो बिगर लूप है, पहले हम उसको इंड्यूस करंट का साइन असाइन करेंगे, बाकी छोटा वाले का खुद साइन आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमको नेट अपोजिशन करवाना है, तो बच्चा क्या करेंगे, देखिए चूंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है
वो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। इसका मतलब बाहर वाला लूप इसको अपोज करेगा, तो बाहर वाला अपोज करेगा, इसका मतलब क्या, बाहर वाला जो CD वाला लूप है, CD वाले लूप में जो करंट होगा वो इस प्रकार से होगा ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, तब ना अपोज होगा। तो बच्चा क्या होगा कि बाहर वाले पे जो करंट होगा ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। आई होप क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज यहां बना दीजिए। देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो अंदर वाला लूप है इसमें खुद साइन आ जाता है, इसमें खुद साइन आपको देखने को मिलने वाला है, खुद साइन आ जाएगा। तो ऐसा साइन आप देखिए कर दीजिए। तो बेस्ट ऑप्शन पे जाना है कि भाई करंट कैसे जा रहा है, I1 इज द करंट इन द डायरेक्शन AB, यस AB में जा रहा है, एकदम सही है। और I2 जो है और I2 इज इन द डायरेक्शन DC, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर 4। तो I1 इज इन डायरेक्शन AB, इज है ना, ऐसा आप मार्क कर दीजिएगा। एंड I2 इज इन द डायरेक्शन DC, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे फोकस करते हैं। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडी, अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1 से कम होता है, 0 से ज्यादा होता है बच्चा। तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलता है, नहीं मिलता है, लीनियर मोमेंटम खाली मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाइए और इसको टिक कर दीजिए बच्चों लोग। क्या मिलता है, ओनली लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलता है यहाँ पर, इनइलास्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। A metal ball of mass 2 kg moving with a speed of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision both the ball move together, yes, ये वाला वर्ड पकड़िए, कैच कीजिए बच्चा। कोलिजन के बाद दोनों एक साथ चला, इसका मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब यहाँ पर बच्चा ई जो है 0 है, 0 कर दीजिए। देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, कितना हुआ था। हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हम फाइनल निकालेंगे, और क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो हमको लॉस देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमको कॉमन वेलोसिटी निकालना है। तो कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में लिख दीजिए। सो 36 इंटू 5/18 करके यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इनिशियल एनर्जी नोट कर लीजिए, 100 जूल आएगा, हाफ m1 u² कर लीजिए। नाउ मूव टुगेदर मतलब दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v फॉर परफेक्ट इनइलास्टिक। तो यहाँ से बच्चा क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिला है। अब हमको एनर्जी का लॉस चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे। जब एक साथ चल रहा है तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, एक साथ आगे बढ़ता है। तो जब एक साथ जाता है क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ मासेज इंटू v²। तो यहाँ से क्या आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। नाउ इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो बच्चों आएगा 60 जूल आंसर। तो आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा मिला, 60 जूल जो है करेक्ट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगेन फ्रॉम कोलिजन। The body of mass m strikes another body at rest of mass। देखिए कितना सवाल दे रखा है कि एक बॉडी है, ये दूसरे बॉडी से टकरा रहा है, लेकिन ये जो बॉडी है रेस्ट में है, ये गिवन है, आपको कुछ नहीं सोचना, करना आराम से, है ना। इसका मास m है तो इसका मास क्या है बच्चा लोग, m/9 लिख दीजिए। अब ये दे रखा है, ये जो इंपैक्ट होता है इसका नेचर है परफेक्टली इनइलास्टिक। गो फॉर दिस E0, आपको याद होगा। तो बच्चों पूछा द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट ड्यूरिंग द कांटेक्ट। मतलब जब ये टकराया, कोलिजन हुआ, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हीट में चला गया। तो बच्चों फिर से कहानी सेम रिपीट करेंगे हम लोग इनिशियल निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, है ना। इसका तो नहीं, इसका होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर माइनस करने के बाद फ्रैक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए कॉमन वेलोसिटी निकालने का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा रेस्ट में, ये दोनों फाइनली कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी ये आ गया, ठीक है।
अब हमको डायरेक्ट निकालना है कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हीट में चला गया। तो नीचे में क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ mvh का इनिशियल होगा। और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कितना एनर्जी हीट में गया है। तो कितना जाएगा फाइनल, ये फाइनल है, ये क्या इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इनिशियल माइनस फाइनल करने से हमको लॉस मिलता है, हीट मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, लॉस, है ना। तो भाई ये फ्रैक्शन हो गया। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1/10 मिलता है। सॉल्व करने के बाद हमको फ्रैक्शन मिलता है 0.1। तो यहाँ पे टिक कर दीजिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, 0.1 मिला है। आराम से इसको समझ लीजिए और देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। फिर से क्या है, ए स्फीयर पी ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी कोलैप्स हेड ऑन विद। देखिए एक स्फीयर है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, पी स्फीयर, इसका मास है जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है। और ये रास्ते में एक रखा है, क्यों रखा है, इसका भी सेम मास है भाई, देखो सेम मास दे रखा है। लेकिन क्या दे रखा है बच्चा, दे रखा है कि ये रेस्ट में है, देखिए रेस्ट में, और दे रखा है कि यहाँ पे ई दे रखा है, मतलब कोलिजन का नेचर क्या है, कोलिजन का नेचर है बच्चा लोग इन इलास्टिक है बच्चों। तो पूछा द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्यू टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी। तो रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी और इसका इनिशियल का रेशियो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं कोलिजन के बाद वेलोसिटी, जल्दी से अपने मन से लिख दीजिए, अपने मन से कोलिजन के बाद। अब आप जानते हैं फॉर्मूला लगाना, तो पहला क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख देंगे। तो पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां से लिख दीजिए जल्दी से। तो यहां से देखिए mu होगा, इसका तो है नहीं भाई, कोलिजन के बाद mv1 लिखेंगे, mv2 लिखेंगे। तो बच्चों यहां से आ जाएगा u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। दूसरा लिखना है, तो दूसरा इक्वेशन का हेल्प कौन सा लेंगे, ई को याद करेंगे, ई इज इक्वल टू v1 v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। चल इसमें फॉर्मूला पुट करता है, u2 है ना, u2 तो 0 है, ये मिलेगा हमको 0। तो क्या मिलेगा यहां से, v2 है ना, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इन टू यू, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। देखिए तो कितना सिंपल है। अगर हम दोनों को ऐड कर देना बच्चा, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं एडिंग 1 और 2, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा v2 इज इक्वल टू, ऐड करने पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा बच्चा। इस दोनों को ऐड करते हैं, आपको मिलेगा 1 प्लस ई u/2, ये मिलने वाला है। अब यही तो पूछा, ये हो गया पी क्यू का फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल। तो बस ये लिखना था हम लोगों को, v2/u इज इक्वल टू 1 प्लस e/2। तो ऑप्शन इसको खोजिए कि कहीं ऑप्शन में है, तो यही होना चाहिए था 1 प्लस e/2। तो यस, ये ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों को दिख रहा है, ये होना चाहिए e प्लस 1/2। ये ऑप्शन हम लोगों का एकदम करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं बच्चा, क्या दे रखा है, टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल ए एंड बी ऑफ इक्वल मास इज ट्रेवलिंग अलोंग द सेम लाइन। मतलब परफेक्टली है, इलास्टिक है, मतलब ये बताना चाहता है कि कोलिजन इलास्टिक होने वाला है, सेम मास, सेम मास, ठीक है। वेलोसिटी दे रखा है 15 एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो मान लो इसका कोलिजन अगर ये करेगा तो इसका 15 होगा, और ये अगर जाएगा तो क्या होगा, इसका 10 मीटर होगा। अब ये पूछा इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या होती है। सिंपल सा ट्रिक, सिंपल सा कंक्लूजन कि अगर इलास्टिक कोलिजन में मास सेम होता है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो बच्चों कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, अगर ऐसा फिगर हमने बना वेलोसिटी जार एक्सचेंज, अब ये ए चलना आरंभ करेगा, ए का वेलोसिटी हो जाएगा कितना 10, और ये जो आपका ये जो बी होगा, अब बी का लेट सपोज जो वेलोसिटी होगा कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जार एक्सचेंज, अगर ऐसा फिगर हम बनाते हैं तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो बेस्ट आंसर बस हमको टिक करना है, तो आपको वेलोसिटी एक्सचेंज ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, ये यहाँ पे बेस्ट आंसर हमको लग रहा है ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों,
The two bodies of mass is 10 kg and 2 kg are moving with velocities 2 I cap minus 7 j cap plus 3 k cap and minus 10 I cap plus 35 j cap minus 3 k cap respectively. The velocity of their center of mass is yes. तो देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है, आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो तुरंत सेंटर ऑफ मास को याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला। आई होप सभी को आता है बच्चा। बोलेगा हाँ सर आता तो है, वही लिखना है, वही आपको यहाँ पे पुट कर देना है डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में, ये वाला लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दे रखा है, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई शंका नहीं करना है। m1 m2 दे रखा है, सो बच्चों v1 v2 दे रखा है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, m1 प्लस m2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2k कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्किल डेवलप कीजिए, आपने बनाया होगा 2k कैप। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपको दिखने वाला 2k कैप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड टचिंग वन अनदर विद देयर सेंटर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब 3 स्फीयर है, चलो स्फीयर है तो क्या है, स्फीयर है क्या है, स्फीयर है तो है। अब क्या दे रखा है, तो इस प्रकार से यहां पे तीनों का सेंटर जो है उसका नाम दे रखा है ए, इसका सेंटर है बी, इसका सेंटर, तीनों का मास है 1 kg 1 kg। ऐसा क्या दिक्कत है, तो सेंटर मार्किंग है ए बी से। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होता है। भाई कितना सिंपल सवाल है, हम जानते हैं किसी भी रिजिड बॉडी आएगा तो उसको हटाएंगे उसको सेंटर ऑफ मास से, तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पे है। अब फिगर के हिसाब से अब लिखिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो 3 पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, XCM इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था बच्चा लोग M1 X1 M2 X2 M3 X3 M1 M2। तो बच्चों कुछ नहीं करना, डायरेक्टली नीचे लिखना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है, हाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है नीचे तीनों का मास लिखना है 1। देखिए थोड़ा कोई बात नहीं है, थोड़ा बियर कीजिएगा, 1 + 1 + 1, तो नीचे में क्या लिखेंगे हम 3, नीचे हम लिखने वाले हैं 3, तो नीचे में 3 आ जाएगा। चलिए थोड़ा देखिए नीचे में हमको 3 मिलने वाला है, 3 लिख दीजिए, होगा ना। नीचे में क्या होगा 1 + 1 + 1 3 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे गौर कीजिए, इसका तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 0 कर देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से करते हैं 1 इंटू, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू 0 करेंगे, इसका ये वाला कितना यहीं पे लिख रहे हैं, देखिए इसका तो 0 है तो ये 0 हो गया, खत्म कर दीजिए। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 इंटू AB होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पर, सो 1 इंटू AB, दूसरे वाले का ये वाला कितना होगा 1 इंटू AB कर दीजिए, प्लस अब ये वाला देखिए, ये वाला कितना हो जाएगा A इंटू C हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू AC लिखेंगे बाई 3। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा, आंसर यहाँ पे होगा XCM इज इक्वल टू AB प्लस AC बाई 3, AB प्लस AC बाई 3, AB प्लस AC बाई, यस गो फॉर ऑप्शन नंबर 4, AB प्लस AC बाई 3। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। देखिए यहाँ पे अवेलेबल डेटा है एग्जैक्टली, हमने जो वहां बताया सेम चीज लिखा है कि आपको 1 इंटू 0 पहला, दूसरे के लिए 1 इंटू AB कीजिए, तीसरा 1 इंटू AC कीजिए, तो ऑप्शन ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है एग्जैक्टली बच्चों करेक्ट मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा अब हम लोगों को सीखना है, करना है। 38 पे आइए, 38 में क्या दे रखा है, 2 पार्टिकल which are initially at rest moves towards each other under the action of their internal attraction. If their speed are v and twice v at any instant, then the speed of center of mass of the system। देखिए क्या दे रखा है, 2 पार्टिकल दे रखा है, एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर, ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, एक दूसरे के साथ आ रहा है। इनिशियली रेस्ट में, देखिए क्या दे रखा है, इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली ये दोनों रेस्ट में है, ये दोनों इनिशियली रेस्ट में, दीज आर रेस्ट। ठीक है, अगर दोनों का स्पीड v और ट्वाइस v है किसी भी इंस्टेंट पे, देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए
सेंटर ऑफ मास का स्पीड चेंज नहीं होता है ना। द सेंटर ऑफ मास को स्पीड कब मिलेगा, जब बाहर से कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, चूंकि इनिशियल रेस्ट में है, इनिशियल रेस्ट में है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है और अभी भी जीरो होगा। ठीक है, ये चल रहा, क्यों चला, ये इंटरनल फोर्स की वजह से चलता है। ठीक है, तो आपको बेस्ट आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चा लोग आंसर पर जाएंगे, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से चलता है। ठीक है, इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कभी कोई चेंज नहीं होता है, तो बेस्ट आंसर लिखेंगे हम जीरो। सेंटर ऑफ मास का स्पीड जीरो है और जीरो रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, इंटरनल फोर्स की वजह से चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बेस्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, the velocity of each mass is shown, what is the velocity of center of mass? now center of mass, तो देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालने का दो तरीका है, या तो आप वेक्टर में लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपकी मर्जी है, मोमेंटम का हेल्प लीजिए। तो चलिए वेक्टर में लिखते हैं, क्या दिक्कत है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं, ये वाई एक्स, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आप लिखेंगे। सो वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, वी सी एम इज इक्वल टू m1 वेक्टर, m2 वेक्टर, m3 वेक्टर डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस m2 प्लस m3। तो चलिए एक बार वेक्टर का देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए। सो सम ऑफ मासेस क्या आइडेंटिकल है, तो नीचे में कोई दिक्कत देगा नहीं हम लोगों को, m प्लस m प्लस m कुछ। हाँ, अब इसको देखिए, इसका कैसे लिखेंगे, ये आई कैप में लिखेंगे m v नॉट आई कैप। ठीक है, इसका लिख दे रहे हैं, तो इसका क्या होगा बच्चा, -2 m v नॉट आई कैप, माइनस में गया, और ये तो प्लस में होगा, +2 m v नॉट जी कैप। तो अगर हम लोगों को अब ऐसा लिखना होगा, तो यहाँ से आएगा -2, तो ये -2 और ये बच्चा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से नीचे में आ जाएगा थ्राइस m आ जाएगा, ऑब्वियस बात है, और यहाँ से आ जाएगा -m v नॉट आई कैप प्लस 2m v नॉट जे कैप। देखो m को हटा दो, m को हटा दो, m को हमने हटाया, तो m को कैंसिल करने के बाद हम लोगों का जो आंसर होगा वेक्टर फॉर्म में -v नॉट आई कैप प्लस 2 v नॉट जे कैप बाई, ये आंसर दिख रहा है। अब इसको चूंकि आंसर दिया है स्केलर फॉर्म में, हम स्केलर फॉर्म में लिख देंगे, तो स्केलर फॉर्म क्या होगा, तो वी सी एम इसका मैग्नीट्यूड में लिखेंगे रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट स्क्वायर बाई 3। तो देखिए ये 4 और ये 5 आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा 5, ये आंसर आपको आया होगा √5 वी नॉट बाई 3। तो इसको टिक कीजिए, √5 वी नॉट बाई 3, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आंसर है। आई होप आपने बनाया है, मिला लीजिए, टैली कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 40, 4 पार्टिकल ऑफ मास इज m, देखिए 4 पार्टिकल m ट्वाइस m रखा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों 4 के लिए क्या लिखेंगे, तो xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मास, डिवाइड बाई सम ऑफ मास। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व किया जाए, देखते आ जाए क्या आता है। तो बच्चों इसका देखिए m, तो बच्चों लिखेंगे क्या आ जाएगा, m प्लस ट्वाइस m प्लस ट्वाइस m। अब देखिए सेंटर ऑफ मास ये ओरिजिन है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे m इंटू 0 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, प्लस इसके वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये a है ना, a दे रखा है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिख देंगे आप m इंटू e प्लस इस वाले का क्या होगा साहब, इसका मास है ट्वाइस m इंटू और x कोऑर्डिनेट है e, ठीक है, लेकिन इस वाले का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, इस वाले का तो 0 होगा, तो 2m इंटू 0 कीजिए। तो यहाँ से बच्चों आई होप आपको नजर आएगा, नीचे में आ जाएगा 6m आएगा और ऊपर में बच्चों आएगा 5m, सॉल्व करने पाएगा a/2 ऐसा।
a/2 आपको नजदीक में देखने को मिलेगा a/2। इसी तरह से क्या करना है, YCM निकालना है। तो YCM निकालेंगे हम लोग M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 प्लस M4Y4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। सो YCM इज इक्वल टू, लिख दीजिए ऐसा। तो देखिए नीचे में कहानी सेम होगा, M प्लस ट्वाइस M प्लस ट्वाइस। हाँ ऊपर में देखिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो डायरेक्ट गो फॉर दिस, इसका y कोऑर्डिनेट 0 लिखिए, इसका भी 0 है बच्चा तो इसका भी 0 लिखिए, M इंटू 0 इसका भी 0। हाँ इसका y कोऑर्डिनेट है, इसका तो दिख रहा है, ट्वाइस M इंटू ए प्लस इसका भी होगा एग्जैक्टली सेम ट्वाइस M इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा 4MA आ रहा है और ये आएगा 6M, कैंसिल कीजिए। तो 2/3A आ रहा है, 2/3। तो देखिए सॉल्व करने के बाद जो बेस्ट आंसर है a/2 और 2a/3, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपने टिक किया होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपने कंप्लीट किया, देख लीजिए सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ हुज मास पर यूनिट लेंथ वेरीज एज, यस। देखो एक रॉड दे रखा है, इस रॉड का ये 0 है और ये लेंथ L है, और इसका जो है मास पर यूनिट लेंथ रो है। हालांकि हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन यहाँ पे रो दे रखा, ठीक है, लिख दीजिए। अब पूछा कि क्या है इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड, है ना, इस एंड से, यहाँ इस एंड से हम मान रहे हैं क्या होगा सेंटर ऑफ मास का दूरी, यहाँ से क्या होगा। तो देखिए अगर बॉडी कंटिन्यूअस आता है तो अब सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला आपको मालूम है, FCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन XDM XDM। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अब जो कि लेंथ है L, 0 से L, 0 से L, अब इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर देंगे, वहीं से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अलग से इंटीग्रेशन करते हैं 0 से L DM, एक बार इंटीग्रेशन अलग से करते हैं कि क्या साबित होता है। तो बच्चों DM कैसे लिखना चाहिए, DM इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DX होता है। तो यहाँ पे रो इंटू DX आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा रो इंटू DX, ठीक है। तो ये वाला चीज आ जाएगा 0 से रो के x स्क्वायर L DX। तो बच्चों k/L बाहर कीजिए, 0 से L x स्क्वायर DX कीजिए। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर k और यहाँ पे डिवाइडेड बाई L, 0 से L है तो ये आ जाएगा आपका L3/3। तो ये सॉल्व करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा KL²/3, ये रिजल्ट आएगा नीचे वाला, जो इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो इसका कर सकते हैं, इस ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ऊपर का जो डेटा दे रखा है इसको सॉल्व करके बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0 से L x लगा दीजिए और इसमें भी सेम मेथड यूज कीजिए, रो DX। सो 0 से L x और इसके जगह k x² L। तो ये k, हाँ तो यहाँ पे था रो का जो वैल्यू था x² डिवाइडेड बाई L था। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से L कीजिए और ये आ गया x³ dx। तो देखिए बच्चों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, L4/4। तो ये आ जाएगा k/4। ऐसा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस, तो एक्सियम क्या देखने को मिलेगा, एक तो आ गया KL³/4 आ गया और इसको ये आ गया था KL²3। तो बच्चा आंसर होगा 3/4। 3/4 क्या L। आई होप आपका होगा आंसर होगा 3/4 L। देखिए
इसमें जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है 3L/4 करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए और टिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बच्चों। If two particle of mass is projected vertically upward with speed then the acceleration of yes क्या दे रखा देखिए, दे रखा है बच्चा कि दो पार्टिकल है, V1 से फेंका V2 से फेंका। अब पूछा कि दोनों का सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन है, दो पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला पर जाइए, m1a1 प्लस m2a2 m1 प्लस m2। ठीक है, अगर दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम लाइन में है, तो वेक्टर बिना वेक्टर के लिख दीजिए वरना वेक्टर लगाइए। चलिए तो देखिए ये फ्री फॉल का एग्जांपल होता है, इसका भी नीचे की तरफ होगा, इसका भी नीचे की तरफ होगा। तो बच्चों बस लिख दीजिए यहाँ पर मास का जो दे रखा है उस पर बिलीव कीजिए, तो m1 प्लस m2 लिख दीजिए। और इसके जगह क्या लिखेंगे, m1 अगर नीचे वाला डायरेक्शन निगेटिव लेते हैं माइनस जी पुट कीजिए, प्लस m2 माइनस जी पुट कीजिए। तो बच्चों यही आएगा, सॉल्व करने के बाद जी आएगा, क्या आएगा माइनस जी देखने को मिलेगा। तो डायरेक्शन पे नहीं जाना, मैग्नीट्यूड दे रखा है तो वी गो फॉर जी, है ना। कि फ्री फॉल वाले केस में दो पार्टिकल हो, अगर दोनों को फेंका जाए, एक साथ फेंका जाए, तो बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जी के बराबर देखने को मिलता है। चलिए देखिए, है ना। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, बॉल 1 कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल 2, मतलब दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स 2 टाइम दैट ऑफ फर्स्ट आफ्टर कोलिजन। द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स 2 टाइम्स दैट ऑफ वन आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद ऐसा कुछ होगा फिगर, आपको बस फिगर बता रहे हैं। देखिए कोलिजन के बाद बॉल नंबर 1 इसका वेलोसिटी v1 होगा, बॉल नंबर 2 इसका वेलोसिटी v2 होगा। तो कोलिजन के बाद दे रखा वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 1, यस इसका मतलब दे रखा है v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1, v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ये चीज आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकालना होगा, देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। मेथड लगा दीजिए, तो अपने मन से वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अपने मन से वैल्यू आप पुट करेंगे, आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या दे रखा है, मान लीजिए कि फर्स्ट बॉल का स्पीड क्या होगा, u होगा, सेकंड बॉल रेस्ट में, ठीक है। और ये तो कोलिजन के बाद दे रखा है, इसको लिख दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, तो मोमेंटम लगा दीजिए कंजर्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u ये तो ठीक है, m1 u1 ये तो दूसरा रेस्ट में है तो दूसरा 0 होगा, m1 v1 प्लस 2 यहाँ पे यूज करेंगे 2 v2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u/3 आ जाता है, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू v2 बाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ। तो क्या लिखेंगे, v2 की जगह 2v1 माइनस v1 और इसके जगह u। अब ये आ गया v1 बाई u, तो कितना आ गया 1/3, 1/3। आंसर चेक कर लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन पे जाइए बच्चा, 1/3 ठीक कर लीजिए। ना बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, द टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg are lying in xy प्लेन, मतलब xy प्लेन में रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दो बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दो बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वही होगा x1 m1 प्लस, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कीजिए। अब यहाँ पे मासेस को ऐड करेंगे, है ना, 2 + 1 दे रखा है 3, कोऑर्डिनेट दे रखा है, वैल्यू पुट कीजिए, कितना आता है 1 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, y का लिखना है YCM लिखना है, m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2 कीजिए। तो अगेन m1 y1 ये y है, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, क्या मिलेगा 10/3। कोऑर्डिनेट्स क्या आता है बच्चा 1 - 10/3। चेक कर लीजिए ऑप्शन 1, ठीक है। जो ऑप्शन है यहाँ पे बच्चे लोग दे रखा है, सो 1, 10/3, 1, 10/3 ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है 1, 10/3, ठीक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, कंसीडर a system of two identical particles, one of the particle rest here, another has acceleration, the center of
मास हैजर। देखिए एक पार्टिकल रेस्ट में है, एक पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन एफ है और एक पार्टिकल रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, जीरो है। अब पूछा कि क्या होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगेन बच्चा ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, आप लोग तो बनाए होंगे, m1 प्लस m2 बाई e2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लिख दीजिए। ठीक है, आइडेंटिकल है तो क्या होगा ट्वाइस m लिख दीजिए, और एक तो जीरो हो गया, ये वाला आप जीरो लिखिए, और ये m इंटू एफ आएगा, इसको कैंसिल कीजिए, f/2 हमको देखने को मिलने वाला f/2। तो ये टिक कीजिएगा, f/2 हमको देखने को मिलने वाला है f/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, टू बॉल्स आर प्लेस्ड टुगेदर एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे दो बॉल्स रखा गया दोनों रेस्ट में है ना, इनिशियल ये दोनों रेस्ट में। ठीक है, ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल, मतलब मास सबका बराबर है और ये वेलोसिटी u के साथ आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, और क्या हेड ऑन इलास्टिकली, हेड ऑन इलास्टिकली टकरा गया। आपको ये बोलना है कोलिजन के बाद क्या होगा। तो सिंपल कहानी है कि जब ये आएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ फिगर होगा कि जब ये बॉल थर्ड बॉल और ये बॉल ऐसा कुछ दे रखा है 2-1, तो क्या होगा कि जब इसके साथ ये कोलिजन करेगा, इसके साथ सेम मासेस है, तो वेलोसिटी क्या होगा एक्सचेंज होगा। तो थर्ड क्या आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा, और ये 2 जो है ये चलेगा u के साथ। लेकिन भाई क्या होगा, इसके साथ ये है तो इसके साथ फिर से कोलिजन हो जाएगा, तो क्या होगा 3 रेस्ट में आएगा और 2 भी रेस्ट में आएगा, ये 1 आपका चलेगा विथ स्पीड। तो आंसर क्या लिखेंगे कि थर्ड बॉल कम्स टू रेस्ट। देखिए पढ़िए, थर्ड बॉल कम्स टू रेस्ट विथ सेकंड बॉल व्हाइल फर्स्ट बॉल मूव्स विथ स्पीड। यस ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार कोलिजन होगा, एक बार 3-2 के बीच में होगा और एक बार 2-1 के बीच में कोलिजन होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, सेम मासेस है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर आपका बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह एकदम करेक्ट ऑप्शन नजर आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रखा है, चलिए पढ़ते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम हाइट h। ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया गया है। तो ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि इनिशियल स्पीड 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है नाउ, ठीक है नाउ हाइट h, चलो हाइट h लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नाउ ये देखा है कि टकराने के बाद रिबाउंड हुआ h/2 आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, मतलब टकराने के बाद बॉल यहां मिला, तो वैसे लिख दीजिए भाई। ठीक है, टकराने के बाद ये कितना चला है h/2 वापस गया है टकराने के बाद, ऐसे भी लिख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस, है ना। अब पूछा कि यहाँ जो कोलिजन होता है उसका नेचर क्या होगा, मतलब ई डिफाइन कीजिए, ई कितना होगा। तो देखिए ई निकालने का तरीका, ई क्या होता है, तो जब भी कोलिजन हो बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस, बिटवीन द बॉल एंड द वॉल, तो आप याद रखिएगा कि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होता है जस्ट आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो कोलिजन के बाद ये भी है, कोलिजन से पहले इसका वेलोसिटी मार्क कर लीजिए, कोलिजन से पहले ये वेलोसिटी u निकाल दीजिए। तो ये हाइट पे डिपेंड करेगा, तो u की जगह आपको क्या लिखना है 2gh लिख देना है, ये हाइट ऐसे लिख दीजिए। अब कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी निकालना है, तो ये हाइट दे रखा तो v को इसमें लिखेंगे, तो v कितना आ जाएगा तो 2gh/2, कैंसिल कर दीजिए, v मिलेगा हम लोगों को gh मिलेगा। अब E क्या होता है, v इज इक्वल टू EU, देयरफॉर E इज इक्वल टू v/u कर दीजिए। तो बच्चों क्या मिला, √GH मिला है एक तरफ, और एक तरफ मिला है √2GH मिला है। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो √2 आएगा, E इज इक्वल टू 1/√2 आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जाइए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, इसको मार्क कर लीजिए। Now question number 48. A particle of mass moving with speed u collides inelastically with another particle of mass at rest. Find loss of kinetic energy of the system in the collision. Loss निकालना, तो बच्चों लॉस का एक ही फॉर्मूला होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल कर लीजिए, माइनस ऑफ फाइनल करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए कैसा बनाना है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर जो है कोलाइड इन इलास्टिकली, तो देखिए यहां पर इन इलास्टिकली
तो बच्चों यहाँ पे होना चाहिए था परफेक्टली इनइलास्टिकली, परफेक्टली इनइलास्टिकली, ठीक है। तो क्या दे रखा है, परफेक्टली इनइलास्टिकली यहाँ पे होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिकली, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कोलिजन के बाद दोनों एक साथ चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिखा तो भी आ गया। देखिए कितना सिंपल, परफेक्टली इनइलास्टिकली, बस एक वर्ड वहां पे छूट गया था, क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिकली, यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी आ गया। नाउ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है, इनिशियल माइनस फाइनल करना है। तो भाई इनिशियल ये है, फाइनल ये करिए, माइनस कितना आएगा 1/3 mu² हमको देखने को मिलता है ना। सो 1/3 mu² हमको देखने को मिला। नाउ टिक कर लीजिए कि 1 बाई कहाँ गया भाई, 1/3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट। ना बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 49 की बारी है कि क्वेश्चन नंबर 49 में क्या होगा नहीं होगा। ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद स्पीड v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन कोलाइड परफेक्टली, देखिए लिखा हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल मूव सेम स्पीड इन पॉजिटिव देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्या है इसका फिगर देख लीजिए। मान लीजिए एक बॉल है, इस डायरेक्शन में जा रहा है v के साथ, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है पॉजिटिव हुआ, दूसरा ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है। तो बच्चों फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन परफेक्टली, तो चिपक जाएगा यस। कोलिजन के बाद देखिए, कोलिजन के बाद जो है ना, कोलिजन के बाद ये दोनों इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे लिखना है, तो सिंपल, आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर दीजिए। फाइनल वेलोसिटी मेरे से पूछना है तो लिख दीजिए। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप। नाउ सम ऑफ मास एम प्लस एम, और ये वी वेक्टर लिख दीजिए कॉमन वेलोसिटी। तो यहां से मास हटा दीजिए, तो वी आई कैप वी जे कैप, और ये क्या आएगा ट्वाइस वी सी एम वेक्टर आ जाएगा। तो बच्चों आंसर यही होना चाहिए, वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू v/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये आंसर आप टिक कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा v/2 आई कैप। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है एग्जैक्टली क्या है करेक्ट, एग्जैक्टली क्या है करेक्ट, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 v/2 आई प्लस जे कैप हमको देखने को मिला है। आई होप हम लोगों ने यहां तक देखा। लास्ट देखते हैं कि लास्ट क्या है, तो लास्ट किया जाए। देखिए तो लास्ट में सवाल दे रखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, यह सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी क्या हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, नहीं ऐसा नहीं है। क्या हमेशा इनसाइड होता है, नहीं ऐसा भी नहीं। क्या हमेशा बाहर होता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप लोग इंटेलिजेंट है, तुक्का लगाने के लिए 4 ही होगा। तो क्या होता है, कभी बॉडी के अंदर होता है, कभी बाहर होता है, ऑप्शन नंबर 4 ऐसा टिक कीजिए। तो आई होप हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है, आपको आया होगा समझ में। तो सभी बच्चों को थैंक यू फॉर वॉचिंग।